नमस्कार दोस्तों। हमने पहले पार्ट में देखा था कि किस प्रकार से भारत सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया, उसके माध्यम से लैंड रिफॉर्म और एजुकेशन रिफॉर्म की समस्या का समाधान किया था। आज हम दूसरे पार्ट के अंदर आए हैं और हम उसके अंदर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पहला संविधान संशोधन को एक न्यायिक चुनौती दी गई न्यायालय के अंदर, और उसकी पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे कि किस प्रकार से वो न्यायालय का एक समस्या खड़ा हुआ, उसके बाद किस प्रकार से हमारा सज्जन सिंह का केस आया था, उसके बाद गोरखनाथ केस आया था। आज इसकी पूरी विस्तृत हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमने पहले पार्ट में समझा था कि जो आर्टिकल 13 है उसके माध्यम से भी हम अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और संविधान संशोधन जो होता है उसके लिए संविधान के भाग 20 में एक अनुच्छेद है। संविधान के भाग 20 में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, जो है 368वां अनुच्छेद, 368 आर्टिकल, जिसके माध्यम से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम ये समझेंगे कि अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 368 के अंदर क्या विवाद रहा था आपसे। तो हम पहले समझते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में, फिर समझेंगे अनुच्छेद 368 के बारे में, और इन दोनों जो विवाद हुआ उसमें कौन कौन से केस आए, जो कि अपना शंकरी प्रसाद का मामला आया था, बेला बनर्जी का मामला आया था पश्चिम बंगाल के अंदर, सज्जन सिंह का मामला आया था, गोरखनाथ मामला आया था, और फाइनली जो हमारा केशवनाथ भारती मुकदमा है, केस है, फिर इसका मामला भी 1973 के अंदर आया। तो हम पहले समझते हैं कि आर्टिकल 13। देखिए, जो आर्टिकल 13 है, मैंने आपको बताया था कि संविधान के भाग 3 में 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन आता है, और जो मौलिक अधिकार मुख्य रूप से आर्टिकल 14 से 32 तक में आते हैं। तो देखिए, जो अनुच्छेद 13 है इसके अंदर कुल 3 भाग है। कितने भाग है? टोटल 3 भाग है। अब पहला भाग क्या कहता है, दूसरा भाग क्या कहता है, तीसरा क्या भाग कहता है, हम उसको समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 13 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि अगर देश में कोई कानून पहले से ही लागू है और अगर वो कानून संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं या उनको सीमित करते हैं, तो वे कानून उस सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक वे मौलिक अधिकार को सीमित करते हैं या उसको चुनौती देते हैं। ये संविधान का जो हमारा अनुच्छेद है भाग 1 का वर्णन है, ये कहता है। इसी प्रकार से जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 13 है, इसका जो दूसरा भाग है ये क्या कहता है? देखिए, ये कहता है कि हमारे देश की संसद या राज्य विधानसभा कोई भी ऐसा कानून पास नहीं कर सकती जो कानून हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको सीमित करते हैं या उनको चुनौती देते हैं। ऐसा कोई भी कानून पास नहीं कर सकती। यदि वे कानून ऐसा कोई पास कर दिया तो वे कानून उस सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक वो कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो देखिए, समझे, माना कि संसद ने कोई ऐसा कानून पास कर दिया जिसके अंदर 10 बातें बताई गई है, टोटल 10 बातें हैं। इनमें से 2 बातें ऐसी है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सीमित करती है या इनको चुनौती देती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आर्टिकल 13 का दूसरा लगा के हम इसको अवैध घोषित कर सकते हैं। मतलब कि ये जो 2 बातें हैं इस एक्ट के अंदर, वो उस समय अवैध मानी जाएगी। मतलब कि इसको यहाँ पे खारिज हमारा न्यायालय कर सकता है। तो ये हमारा 13 का दूसरा कहता है। और जो 13 का तीसरा है हमारा भाग, 13 का तीसरा, तो 13 का तीसरा जो है वो कानूनों की व्याख्या करता है कि कानून क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि इसके अंदर एक्ट मतलब कि कानून, एक्ट माने कि क्या, कि जो विधेयक आते हैं हमारी राज्य विधानसभा संसद के अंदर, जब वो पास कर दिए जाते हैं तो वो एक्ट का रूप ले लेते हैं, मतलब कानून वो बन जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो आता है वो आता है अध्यादेश। अध्यादेश माने क्या, कि अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति या राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ ऑर्डर पास करके या अध्यादेश लगा के
उस कानून को पास कर सकते हैं। देखिए इसमें दो चीज आती है, इसके अंदर दो चीज क्या आती है, तो देखिए अनुच्छेद 223 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसी प्रकार से जो हमारा अनुच्छेद 213 है, इसके माध्यम से जो राज्यपाल है वो यहां पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये इसके अंदर आता है। तो पहला एक्ट आ गया, दूसरा अध्यादेश आ गया। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन हो गया, ऑर्डर्स हो गए हैं, कस्टम्स हो, तो ये सब चीजें हमारे इसके अंदर आती है, अनुच्छेद 13 के तीसरे भाग के अंदर आती है। देखिए जो हमारा चर्चा का विषय है वो आज मुख्य रूप से आर्टिकल 13 का दूसरा भाग है, और मुख्य और मोटा मोटा अगर हम देखें थोड़ा बहुत इसका भाग भी आएगा आर्टिकल 13 का तीसरा भाग। आर्टिकल 13 के पहले भाग का ज्यादा जिक्र हम आज नहीं करेंगे, जब इसका जिक्र होगा तो हम आगे जाके क्लास के अंदर करेंगे। तो देखिए समझिए, ये बात हो गई अनुच्छेद 13 के 3 भाग जो मैंने बताया आपको, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ठीक है। अब देखिए जो संविधान संशोधन है, और हाँ एक चीज और, इन तीनों ही भाग के, चाहे पहला भाग हो, दूसरा भाग हो, तीसरा भाग हो, इन तीनों ही भाग के अंदर संविधान संशोधन का वर्णन नहीं है। संविधान संशोधन किस प्रकार से हो, यहाँ पर किसी प्रकार का वर्णन नहीं दिया गया है। तो बड़ा ये विवादास्पद रहा था, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये अनुच्छेद। अगर हम बात करें अनुच्छेद आर्टिकल 368 की, तो देखिए जो आर्टिकल 368 है वो संविधान के भाग 20 में आता है। संविधान के भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है जो है 368। ये जो अनुच्छेद है वो संविधान संशोधन का वर्णन करता है। इसमें टोटल दो बातें हैं, दो पार्ट है इसके अंदर, पार्ट 1 और पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 क्या कहता है, तो पार्ट 1 कहता है कि जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, ऐसा जिक्र पार्ट 1 में आता है। और पार्ट 2 के अंदर क्या आता है, तो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, वो आता है हमारा अनुच्छेद 368 के भाग 2 के अंदर। देखिए कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे को संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु वो संशोधन हो ही जाते हैं। देखिए अगर हम अपने संविधान का अनुच्छेद 4 पढ़े तो उसके अंदर एक बात आती है कि राज्य की जो सीमा है उसका नाम बदलने के अंदर संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन संशोधन हो ही जाता है, ऐसा बताया गया है। देखिए सामान्य रूप से 2 प्रकार के हम संशोधन कर सकते हैं। पहला संशोधन जो होता है वो होता है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं सामान्य बहुमत के आधार पर। किसके आधार पे, सामान्य बहुमत के आधार पे ये हम संशोधन इस प्रकार का हम कर सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर हमारे को 50% मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। अगर वो संसद के अंदर या राज्य विधानसभा के अंदर को प्राप्त हो जाती है तो वो संशोधन आराम से निकल जाता है। देखिए सामान्य बहुमत संशोधन के अंदर माना कि कोई ऐसा कोई एक विधेयक है, कोई बिल है जिसको लेकर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर कुछ विवाद है, तो जो सामान्य हमारे विधेयक होते हैं उनके आधार पे हम संयुक्त अधिवेशन बुलाकर, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा की कंबाइंड मीटिंग बुला के उसको हम पास कर सकते हैं। और सिंपल सी बात है कि जो हमारा लोकसभा होता है उसके अंदर मेंबर ज्यादा होते हैं, और जो राज्यसभा होता है उसके अंदर मेंबर कम होते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन के अंदर लोकसभा की पावर ज्यादा हो जाती है, तो आराम से वो कानून पास हो जाता है संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से। ये सामान्य जो बहुमत होता है इसके आधार पर हम कर सकते हैं। दूसरा ये होता है संविधान संशोधन के लिए, संविधान संशोधन को लेके भी हम संविधान में मतलब चेंजिंग करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए होता है हमारे को जी, ठीक है, जब कभी भी हम संविधान में संशोधन करने के लिए कोई अमेंडमेंट करते हैं, कोई संशोधन करते हैं अपने संविधान में, तो उसके अंदर हमारे को विशेष बहुमत की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन हमारे को साथ साथ में 2/3 जो बहुमत होता है इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता राज्यसभा के अंदर भी और लोकसभा के अंदर भी, और अंततः राष्ट्रपति की स्वीकृति होके पास हो जाता है। और अगर कोई ऐसा संशोधन है जो संघीय सिस्टम को वर्णित करता हो, तो उसके अंदर हमारे को जो हमारे देश की राज्यसभा होती है, जो हमारे देश की राज्य विधानसभा होती है,
इसकी भी स्वीकृति चाहिए होती है। लेकिन ये कोई विशेष संशोधन हो उसी के अंदर ही इसके अंदर ऐसा वर्णन आता है। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई संशोधन करना हो, ये इत्यादि को संशोधन में करना हो, तो उसके अंदर हमारे को राज्य की जो विधानसभा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत में जितनी राज्य है उसकी आधी से ज्यादा विधानसभाओं की स्वीकृति चाहिए, साथ साथ में विशेष बहुमत चाहिए और 2/3 बहुमत की आवश्यकता इसके अंदर पड़ती है। देखिए एक बात याद रखिए, संविधान में संशोधन करने के लिए हमारे को जैसे कि सामान्य संशोधन होता है तो उसके अंदर तो क्या होता है कि हम संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा मामला है जो बड़ा पेचीदा मामला है और संघीय सिस्टम से संबंधित कोई मामला ऐसा है, तो उसके अंदर हम कभी भी संयुक्त अधिवेशन बुला सकते नहीं है, कंबाइंड मीटिंग नहीं कर सकते हम राज्यसभा और लोकसभा की। उसके लिए हमको अलग अलग प्रकार से संशोधन करने पड़ते हैं। तो देखिए ये जो पूरा वर्णन है वो किसके अंदर है, अनुच्छेद 368 के अंदर। अब देखिए अब हुआ क्या, समस्या क्या यहां पर है। अब समस्या ये आई है अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में एक समस्या उत्पन्न हुई। समस्या ये उत्पन्न हुई कि अनुच्छेद 13 का जो दूसरा भाग है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून पास नहीं हो सकता कि जो हमारे अधिकारों को सीमित करता हो या उनको नुकसान पहुंचाता हो। और अगर कोई ऐसा कानून पास हो गया तो जो हमारा न्यायालय है उसको खारिज कर सकता है, उसे हटा सकता है, खत्म कर सकता है। अब देखिए समस्या क्या है यहाँ पर। देखिए जो 1951 के अंदर हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, एक्ट तो पारित हुआ था। देखिए एक्ट है, ये कानून है, तो ये किसके अंदर बन था, ये अनुच्छेद 13 के तीसरे भाग के अंदर, ठीक है ना। तो समझिए जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंदर, उसके अंदर हमने संशोधन किस किस के अंदर किया था, तो हमने संशोधन किया था आर्टिकल 31 के अंदर और आर्टिकल 15 के अंदर। आर्टिकल 31 के अंदर हमने ए और बी पार्ट जोड़ दिया था और आर्टिकल 15 के अंदर हमने चौथा पार्ट के अंदर जोड़कर जो समस्या थी लैंड रिफॉर्म को लेके और एजुकेशन रिफॉर्म को लेके उसकी समस्या का यहाँ पर समाधान कर दिया। लेकिन ये दोनों ही जो संशोधन थे वे मूल अधिकार को कुछ हद तक सीमित करते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकरी प्रसाद। क्या नाम था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कहने का था कि शंकरी प्रसाद बना भारत सरकार। एक केस इस प्रकार का हुआ, कब हुआ था, 1951 के अंदर हुआ था। देखिए संशोधन में 1951 में हुआ है और ये केस भी शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, मतलब भारत सरकार है बना शंकरी प्रसाद बना भारत सरकार। इसका केस भी कब हुआ, 1951 के अंदर हुआ। अब देखिए का मामला क्या था, शंकरी प्रसाद जी गए कोर्ट के अंदर और कोर्ट के अंदर ये गए, उन्होंने ये कहा कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ, जिस संशोधन के अंदर भारत सरकार ने, संसद ने मूल अधिकार को ही सीमित कर दिया है, जबकि ऐसा वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा आर्टिकल 13 दूसरा कहता है कि ऐसा करने पे वो अवैध घोषित हो जाएंगे। तो भैया जिस आधार पे आपने वो संशोधन किया है, क्योंकि संशोधन किसके माध्यम से किया होगा, संशोधन किया होगा 368 के माध्यम से जी, ठीक है ना। 368 का माध्यम से संशोधन कर दिया 1951 के अंदर। तो शंकरी प्रसाद जी का पक्ष ये था कि आपने जो संशोधन किया है वो किस बेस पे किया है, क्योंकि आपने संशोधन मूल अधिकार भी कर दिया, उनको सीमित कर दिया। तो इसलिए ये जो आपने संशोधन किया है 1951 के अंदर वो क्या है, अवैध है। क्या है, एक प्रकार से इनको चुनौती दी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इनका कहना यह था कि आर्टिकल 13 368 को भाई साहब ये प्रभावित करता है, ठीक है ना। समझिए ये आर्टिकल 13 है और ये आर्टिकल 368 है। तो अगर आर्टिकल 368 को प्रभावित करता है, हालांकि अगर इसमें कुछ होता है तो इसमें प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसके मार्ग संशोधन किया, इस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने कही, ये किसका, शंकरी प्रसाद जी का पक्ष था। देश के न्यायालय ने पूरी बात सुनी, समझी और उसके बाद ये निर्णय पर आई कि भाई साहब जी जो आर्टिकल 13 है और आर्टिकल 368 है ये दोनों अलग अलग है।
आर्टिकल 13 368 को प्रभावित नहीं करता या इसमें कोई समस्या हो सकती नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा देश के न्यायालय ने कि भारत सरकार ने जो पहला संविधान संशोधन किया वो बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल वैध है, उसमें कोई समस्या नहीं है। कुल मिला के न्यायालय ने उस समय जो वहां की सरकार थी, उस समय की सरकार थी, हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका पक्ष रखा या उनके पक्ष को मजबूत किया। ठीक है ना। तो ये था हमारा शंकरी प्रसाद का मामला, तो एक विवाद यहां पर उत्पन्न हुआ। ठीक है। इसी प्रकार से एक मामला और सामने आया, वो मामला था पश्चिम बंगाल का। देखिए पश्चिम बंगाल में क्या था कि एक व्यक्ति थे, देखिए 1953 का मामला, ये 1953 के अंदर वहां पर एक व्यक्ति का नाम था बेला बनर्जी। कहां से थे ये? पश्चिम बंगाल से थे। ठीक है ना। तो बेला बनर्जी जो थे पश्चिम बंगाल से, हुआ क्या वहां पर कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून पास किया और बेला बनर्जी चले गए कोर्ट, और देश के पश्चिम बंगाल के न्यायालय ने बेला बनर्जी का समर्थन करके उस लैंड रिफॉर्म के कानून को कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, अवैध घोषित कर दिया। अब एक समस्या उत्पन्न हुई कि भैया अगर लैंड रिफॉर्म नहीं करेंगे, जमींदारी प्रथा खत्म करेंगे, तो देश में हम सामाजिक कल्याण किस प्रकार से करेंगे। तो ये बात नेहरू जी के पास, तो नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने उस समय एक संविधान संशोधन करवाया, जैसे कि 1991 संविधान संशोधन किया था, उसी प्रकार से नेहरू जी ने यहां पर भी एक संविधान संशोधन करके इस समस्या का समाधान नेहरू जी ने वहां पर कर दिया। वो संविधान संशोधन किस प्रकार का था, देखिए नेहरू जी ने 1955 के अंदर, मामला कब का है 53 का, संशोधन कब किया 1955 के अंदर। नेहरू जी ने 1955 के अंदर 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, जिसके आधार पे जो पश्चिम बंगाल का लैंड रिफॉर्म का जो कानून था उसको डाल दिया थी 9वीं अनुसूची के अंदर। समझिए 1953 के अंदर बेला बनर्जी एक केस लेकर गए लैंड रिफॉर्म से संबंधित न्यायालय के अंदर। वो पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट ने बेला बनर्जी का पक्ष मजबूत रखा और सरकार उस पक्ष के अंदर हार गई, उस केस में हार गई। और भारत सरकार ने फिर क्या किया, केंद्र सरकार ने 1955 के अंदर 4था संविधान संशोधन कर मारा। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या कर दिया कि पश्चिम बंगाल में लैंड रिफॉर्म का कानून था उसको डाल दिया 9वीं अनुसूची में। अब 9वीं अनुसूची में आने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता था, तो भैया यहां पर इस समस्या का समाधान ही कर दिया 9वीं अनुसूची में उस लैंड रिफॉर्म को डाल के, उस कानून को डाल के। तो ये बेला बनर्जी का मामला था 1953 का, और जो संशोधन हुआ 1955 के अंदर किया गया था। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए विवाद उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से एक विवाद और आया, और वो विवाद आया 17वां संविधान संशोधन को लेके। और कब हुआ था ये हुआ था 1964 के अंदर। ठीक है, 1964 के अंदर, क्योंकि इसी केस को लेके जो हमारे सज्जन सिंह जी थे वो गए थे न्यायालय के अंदर। देखिए हुआ क्या था, कुछ ऐसे एक्ट और कानून थे जो बड़ी जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में सक्षम नहीं थे, या बड़ी समस्या आ रही थी उन कानूनों को लेकर। जैसे कि राजस्थान में, पंजाब में आदि क्षेत्रों में लैंड रिफॉर्म कानून अत्यधिक प्रभावित रूप से प्रभाव नहीं डाल पा रहा था, बड़ी समस्या आती थी उनको लेकर। तो इसका समाधान करने के लिए सरकार ने क्या किया, 17वां संविधान संशोधन ही करवाया। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने क्या किया कि राजस्थान, पंजाब आदि जो भी लैंड रिफॉर्म जो हो चुके थे, लेकिन वो काफी समस्या उत्पन्न कर रहे थे, बड़ी जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के अंदर इतने वो सक्षम नहीं हो सके, कुछ समस्या वहां पर आ रही होगी उस समय। तो क्या हुआ कि इस संविधान संशोधन करने के बाद इन सभी लैंड रिफॉर्म कानून कहां पर डाल दिया, 9वीं अनुसूची के अंदर। और ये चला गया 9वीं अनुसूची में। अब जैसे ही 9वीं अनुसूची के अंदर गया तो सभी समस्या का समाधान वहां पर हो गया। इसी के विरोध में एक व्यक्ति थे, वो राजस्थान के थे। कहां के थे, राजस्थान के। उनका नाम था सज्जन सिंह। भाई साहब ये चले गए न्यायालय, कोर्ट चले गए,
और इनका सेम पक्ष वही था जो पक्ष शंकरी प्रसाद का था आर्टिकल 13 और 368 को लेके, कि क्या आर्टिकल 13 और 368 अलग अलग है, एक है। भाई इनका कहना था कि भैया आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 है और 368 है वो एक दूसरे के प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर आपने इस आर्टिकल के इस संविधान संशोधन के माध्यम से आपने हमारे लैंड रिफॉर्म का कानून को छीना है, तो भैया हमारा आर्टिकल 13 का दूसरा कहता कि ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो न्यायालय ने इनकी बात पूरी सुनी और न्यायालय ने सेम वही वो जो ऑर्डर दिया या वो निर्णय सुनाया जो निर्णय 1951 के अंदर शंकरी प्रसाद के मामले के अंदर सुनाया था। क्या सुनाया था कि भैया आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों ही अलग अलग है, और ये कहा कि देश की संसद संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को भी सीमित कर सकती है, जो कि बात हमारा शंकरी प्रसाद बना भारत सरकार जो मामला था उसके अंदर भी सेम बात कही, और यहां पर भी उन्होंने बिल्कुल सेम बात करी कि अगर संसद चाहे तो वो संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार को सीमित कर सकते हैं। अगर संविधान में संशोधन नहीं किया है तो मूल अधिकार सीमित नहीं हो सकते, संशोधन करके हम सीमित कर सकते हैं। तो ये बात वहां पर इनको कही गई। तो ये यहां पर एक मामला आया था सज्जन सिंह का मामला, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जो केस आया उस केस ने अभी तक की पूरी रूपरेखा ही बदल दी, पूरी रूपरेखा को ही परिवर्तित कर दिया, और वो केस था गोरखनाथ का केस, जो कि 1967 में आया था। देखिए गोरखनाथ की जो केस था इसने अभी तक जितने भी केस हुए थे, चाहे शंकरी प्रसाद का मामला हुआ हो, चाहे बेलावट जी का मामला हुआ हो, चाहे सज्जन सिंह का मामला हो, इन सभी केसों की एक रूपरेखा ही बदल दी। हुआ क्या था देखिए, समझिए गोरखनाथ का मामला क्या था। देखिए जो गोरखनाथ थे वो दो भाई थे, और ये दोनों भाई पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब में जगह जालंधर आप जानते होंगे, वहां के रहने वाले थे। इन दो भाइयों जो थे, एक का नाम था हेनरी गोरखनाथ, दूसरा का था विलियम गोरखनाथ। ये दोनों भाई थे और इनके पास पंजाब के अंदर 500 एकड़ भूमि थी। कितनी भूमि थी जी? 500 एकड़ भूमि थी इनके पास, ठीक है। देखिए 1953 के अंदर जो पंजाब सरकार थी उसने कानून पास किया लैंड रिफॉर्म को लेके, लेकिन ये कानून किसी कारणवश इतना प्रभावित वहां पर नहीं हो पा रहा था। तो रेवतवाड़ी मामला था जिसके कारण से कानून वहां पर प्रभावित नहीं हो पा रहा था। और ये कानून क्या था देखिए 1953 का, इन्होंने ये इस कानून के माध्यम से कहा कि अगर किसी परिवार के पास ज्यादा भूमि है तो प्रत्येक भाई सिर्फ 30 एकड़ भूमि अपने पास रख सकता है और बाकी भूमि उसको सरकार को देनी होगी। देखिए जो गोरखनाथ भाई थे, हेनरी और विलियम गोरखनाथ जो थे, इनके पास 500 एकड़ भूमि थी, और 1953 के अंदर जो एक्ट पास किया पंजाब सरकार ने लैंड रिफॉर्म को लेके, उसमें क्या कहा गया कि 30 एकड़ से ज्यादा भूमि प्रत्येक भाई अपने पास रख सकता नहीं। मतलब ये दो भाई है तो 30 + 30 = 60। तो 500 में से सिर्फ 60 एकड़ भूमि आपके पास है, बाकी बची जितनी भी भूमि है वो सब सरकार ले लेगी। लेकिन किसी कारणवश ये लागू उस समय नहीं हो पा रहा था। लेकिन हुआ क्या, मैंने आपको बताया कि 1964 में जो 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसके माध्यम से पंजाब राजस्थान का जो लैंड रिफॉर्म के जो कानून थे उनको डाल दिया 9 शेड्यूल में। हंसी बहुत हो रही है, 9 शेड्यूल में डाल दिया इसको, ठीक है, 1964 के अंदर। अब क्या हुआ कि जब ये 9 शेड्यूल में ये कानून चले गए तो इनकी जो यहाँ पे सुरक्षा प्रदान थी अभी तक 1953 से अभी तक, वो सब खत्म हो गई और इनकी भूमि सरकारों ने ले ली, क्योंकि ये अभी कानून चला गया 9 शेड्यूल में अनु 9वीं अनुसूची के अंदर। अब इसके ऊपर नेक्स्ट मिक्सर नहीं हो सकती है। अब क्या हुआ, गोरखनाथ जो भाई थे, भाई साहब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट गए और वही बात करी जो बात शंकरी प्रसाद ने करी थी, जो बात सज्जन सिंह के अंदर की गई थी,
वही बात से यहाँ पर गोलकनाथ भैया ने भी करी कि क्या आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों एक है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आपने इस संशोधन के माध्यम से, कहने का अर्थ है कि गोलकनाथ भाइयों ने 17वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इनको चुनौती दी, ठीक है, न्यायालय को चुनौती दी। देखिए रोचक बात समझिए, सज्जन सिंह का जो मामला हुआ था वो मामला भी संविधान के 17वें संविधान संशोधन से संबंधित था, और गोलकनाथ का मामला भी 17वां जो था 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इससे ही संबंधित था। सज्जन सिंह के अंदर भी 13 और 368 में विवाद उत्पन्न हुआ, और गोलकनाथ के अंदर भी 13 और 368 के अंदर विवाद उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। तो ये कहा गया कि क्या 13 और 368 एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते जी? भाई बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया, देखिए अब क्या हुआ, गोलकनाथ जो है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था, इसकी 11 जजों की बेंच बैठी। कितने जजों की? 11 जजों की बेंच। देखिए सामान्य तौर पर अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के अंदर एक जज की बेंच बैठती है, इसको हम एक जज बेंच कहते हैं, या 2 जज की बेंच बैठती है, डिवीजन हम बेंच कहते हैं, या अधिक से अधिक जो सबसे बड़ी बेंच होती है हाई कोर्ट में वो 3 जजों की बेंच होती है। एक बड़ा प्रसिद्ध मामला है केशव सिंह का मामला उत्तर प्रदेश का। उसके अंदर क्या हुआ था कि इलाहाबाद के जितने भी हमारे जज है उन सभी की बेंच बैठ गई थी। वो बड़ा रोचक विषय, बाद में समझेंगे उसके बारे में। लेकिन इसमें क्या हुआ कि गोलकनाथ के अंदर 11 जजों की बेंच बैठी, और इस बेंच ने 6 और 5 के अनुपात से अपना निर्णय सुनाया। मतलब कि 6 जो जज थे वो पक्ष में थे और 5 जो जज थे वो विपक्ष में थे। बड़ा एक ही जज का फर्क था बस। अगर एक जज विपक्ष में चले जाता तो ये निर्णय भी था वो पलट जाता, तो निर्णय आया था। तो एक ही जज की बहुमति थी। देखिए आप अगर हमारे संविधान का आर्टिकल 145 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जब कोई समस्या संविधान के व्याख्या से संबंधित हो, बड़ा पेचीदा मामला हो, तो उस समय 5 जजों की बेंच बैठेगी। उससे ज्यादा ही बैठ सकती है, इससे कम नहीं बैठेगी। और ये भी कहा गया इसके अंदर कि यदि कोई ऐसा निर्णय है, मतलब कोई ऐसा फैसला हो चुका है पूर्व में जिसकी दोबारा जांच इस पर करनी है, तो पहले जितने जजों की बेंच बैठी थी उससे बड़ी बेंच अब बैठेगी। देखिए 6 और 5 के अनुपात में जो निर्णय लिया गया, मतलब कि 6 पक्ष में थे 5 विपक्ष में थे, इसमें यह कहा गया कि जो हमारा 13 का सर्कल है वो 368 को प्रभावित करता ही करता है। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि संसद ऐसा कोई भी कानून पास नहीं कर सकती जो मूल अधिकार को सीमित करते हैं या उन्हें कम करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर कर भी दे कानून पास तो वो कानून उस सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक वो मूल अधिकार को सीमित करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए संगरी प्रसाद सज्जन सिंह में क्या निर्णय लिया गया था कि संसद संविधान में संशोधन करने के बाद वो मूल अधिकार को सीमित कर सकते हैं, और जो 13 का सर्कल है और जो 368 का सर्कल है ये दोनों अलग अलग है। लेकिन गोलकनाथ ने क्या दिया, गोलकनाथ में कुछ अलग ही निर्णय दिया। इसमें क्या कहा गया कि 13 368 को प्रभावित करता है, और संसद चाहकर भी संविधान में संशोधन करने के बाद भी वो मूल अधिकार को सीमित कर सकते नहीं है। तो ये बात यहां पर कही गई। अब समस्या यहां पर क्या होती है, अभी निर्णय तो उन्होंने दे दिया, लेकिन 1950 से लेके 1967 मामला कब का है, 67 का है गोलकनाथ, तो 67 बताया, तो 1950 से लेके 1967 तक लगभग 17 साल जितने भी काम हुए पहले 17 साल में लैंड रिफॉर्म को लेके, अगर ये आदेश लागू हो गया, ये ऑर्डर लागू हो गया, तो वो 17 साल जितने भी काम सारे बेकार हो जाएंगे। तो यहां पर क्या काम किया गया, यहां पर ये किया गया कि ये जो आदेश है न्यायालय का, ये जो भूतकाल के निर्णय उन पर लागू नहीं होगा, भविष्य के निर्णय पर लागू होगा। वर्तमान और भविष्य में जो भी होंगे उस पर ये लागू होगा, भूतकाल पे लागू नहीं होगा। तो ये यहां पर निर्णय लिया गया। देखिए ये जो 11 जजों की बेंच थी, कितने जजों की, 11 जज, जो गोलकनाथ में जो 11 जजों की बेंच थी, तो संवैधानिक पीठ थी हमारी 11 जजों की। इसने 6 और 5 के आधार पे अपना निर्णय सुनाया,
देखिए जो 11 जज थे, इसके अंदर उस समय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे, जिनका नाम था के सुब्बा राव। देखिए के सुब्बा राव बड़े अच्छे न्यायशास्त्रियों में गिने जाते हैं, बड़े प्रसिद्ध थे और ये एक ऐसे भी न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति चुनाव भी लड़े। देखिए जो के सुब्बा राव है वो 1966 से लेकर 1967 तक सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, सुप्रीम कोर्ट के। 67 केस है तो 67 के अंदर थे के सुब्बा राव, इन 11 जज बेंच के अंदर थे, ठीक है ना। के सुब्बा राव जो आंध्र प्रदेश है हमारा, उसके जो हाई कोर्ट है उसके भी जज रह चुके हैं, लगभग 2 साल तक उसके भी जज रहे हैं, लगभग 56 से लेके 58 तक, 1956 से लेकर 1958 तक वो जज उस समय वहां के भी रह चुके हैं। 7 साल में के सुब्बा राव जो थे 1967 के अंदर रिटायर हुए, ठीक है ना, और 1967 के अंदर ही देश के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शंस थे। तो ये के सुब्बा राव जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस है इसके अंदर भी खड़े हुए और जो हमारे देश के जाकिर हुसैन जो हमारे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे उनके विपक्ष में खड़े हुए। हालांकि ये चुनाव हार गए लेकिन ये चुनावों के अंदर खड़े हुए थे। तो बड़े प्रसिद्ध जजों में इनकी गिनती होती है। देखिए अब गोरखनाथ का जो मामला यहां पर आया वो मामला ये था कि सरकार चाहकर भी मूल अधिकार को सीमित नहीं कर सकती। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी वो किस प्रकार से सामाजिक कार्य करे। सरकार को काम तो करना था इसके अंदर, किस प्रकार से वो सामाजिक कार्य करे, सबसे बड़ी समस्या यहां पर ये थी। ये बात हो रही 1967 की। देखिए 1967 अगर हम ये साल देखें तो 1967 के अंदर देश की पीएम कौन थी? तो जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी। अब इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड यहां से स्टार्ट होता है। इंदिरा गांधी जी 1966 में पीएम बनी फर्स्ट बार और 1977 तक रही। इनको 11 साल 2 मंथ लगातार एक बार मिले। उसके बाद 80 के अंदर बनी थी, 84 में हटी थी, उनकी हत्या कर दी गई थी उनके बॉडीगार्ड्स ने प्रधानमंत्री आवास के अंदर, वो अलग विषय है। लेकिन इनको 66 से लेकर 77 तक 11 साल 2 महीने एक साथ टर्म मिला पीएम रहने का। तो इसके अंदर इंदिरा गांधी जी ने क्या क्या काम किया उस समय और किस प्रकार से ये समस्या खड़ी हुई कि सरकार किस प्रकार से समाज का सामाजिक कल्याण करे। लेकिन समस्या क्या आ रही थी? अनुच्छेदों को लेकर समस्या आ रही थी, संवैधानिक व्याख्या की समस्या आ रही थी। तो उसका समाधान इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार से किया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम समझेंगे कि इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि। पहली बात तो क्योंकि ये सब जो काम हो रहा था उस समय तक नेहरू जी थे, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा जी आई, उसके बाद इंदिरा जी को लगातार 11 साल एक साथ समय मिला पीएम रहने का। तो इसका पूरा हम थोड़ा पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझेंगे कि किस प्रकार से 64 के अंदर जब नेहरू जी का देहांत हुआ, फिर शास्त्री जी पीएम गए, शास्त्री का देहांत हुआ तो इंदिरा जी पीएम बनी। तो इनका टर्म क्या था और इन्होंने अपने टर्म में क्या क्या काम किया, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी का टर्म था उसको हम विशेष रूप से समझेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 1973 का गोरखनाथ का मुकदमा, मुख्य हमारा विषय है। और 1973 में स्वाभाविक सी बात है कि इंदिरा गांधी देश की पीएम तो रही होगी उस समय। तो इनकी भूमिका किस प्रकार की रही और इन्होंने क्या क्या उस समय काम किया वो हम समझेंगे। अभी हमने पढ़ा है अभी तक गोरखनाथ का मुकदमा। देखिए आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में समझा कि आर्टिकल 13 क्या है और आर्टिकल 368 क्या है। साथ साथ हमने समझा कि संगरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, बेला बनर्जी का मामला था पश्चिम बंगाल का, सज्जन सिंह का मामला राजस्थान का जो था वो हमने समझा। साथ साथ में गोरखनाथ मुकदमा हमने समझा। महत्वपूर्ण था गोरखनाथ मुकदमा क्योंकि गोरखनाथ मुकदमे के बाद ही मुख्य रूप से आगे जो बात आई वो हम समझेंगे क्योंकि इसके बाद हमारा संविधान संशोधन कर दिया गया था 1971 के अंदर। वो क्या था हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो मुझे आशा है कि आपको आज जितना भी समझाया इस क्लास के अंदर आपको वो समझ में आया होगा
और आपकी थोड़ी बहुत समझ अब बेहतर बनी होगी पहले से कि हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हमारे संविधान की वो किस प्रकार की रोचक है और क्या क्या चीज उस समय हुई होगी। तो हमने आज वो समझा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि आगे इतिहास में आगे जो काम हुआ तो किस प्रकार का रहा था इंदिरा गांधी के टर्म के अंदर। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक जय हिंद जय भारत।